बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 11th मैथमेटिक्स 2025 फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। तो इस वीडियो में लेफ़्ट साइड वाले जितने भी शॉर्ट के क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने सोल्व करके आपको समझाने हैं। तो पहला सवाल है बच्चों हमारे पास 3z² + 2z + 2। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, कि जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको आपने दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो ये दूसरी तरफ +2 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -2। इसके बाद ये जो पहली वैल्यू है x, यानी ये जो स्क्वायर के साथ यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट ना हो, अगर है तो उसको सब के साथ डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ से 3 कैंसिल होकर z² रह गया। यहाँ पे ये 2/3z आ जाएगा और यहाँ पे -2/3 आ गया है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों कि ये जो x वाली वैल्यू है, यानी यहाँ पर अब z है, तो z की ये जो वैल्यू है इसको आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और ये फिर 2 से कैंसिल, और जो आंसर बचेगा 1/3 बचा है यहाँ पे, इसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड करना है। इसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब इस साइड पर हमारे पास z + 1/3 का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमारा जो ओपन था यहाँ पर ये अब बंद हो गया है, क्लोज हो गया है। ठीक है, और इस साइड पे -2/3 और 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 हमारे पास आ गया है। अब हमने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 9। तो 3 2 ज़ा और 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, -6 आ जाएगा, +9 1 ज़ा और 1 1 ज़ा 1 आ गया। अब -6 + 1 ये आ गया -5/9। ठीक है, यहाँ पर ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये -6 + 1/9 9 हमारे पास है। अब यहाँ से आपने ये -6 में से 1 माइनस हुआ तो -5/9 आ गया था। अब यहाँ पर ये देखिए z का स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पर लिया अंडर रूट, तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ बचेगा z + 1/3 और यहाँ पे आपके पास -5 अंडर रूट आ जाएगा ऊपर, और 3 का जो होता है अंडर रूट 9 का अंडर रूट वो होता है 3। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये जब भी अंडर रूट सोल्व होता है तो साइन आता है प्लस माइनस, तो यहाँ भी प्लस माइनस हमने डाल दिया है। अब ये प्लस जो है, अच्छा अब ये यहाँ पर आपको मालूम है कि ये देखिए -1 अंडर रूट ये इक्वल होता है हमारे पास अयोटा की। तो ये जो माइनस है, माइनस अंडर रूट, ये हमारे पास अयोटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब z + 1/3 इक्वल प्लस माइनस हमारे पास √5 अयोटा/3 आ गया। अब ये +1/3 साइड पर आएगा जो हो जाएगा -1/3 प्लस माइनस √3/3 अयोटा। तो ये ही आपके पास का आंसर है। हाँ, अगर आप इसे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख के एलसीएम भी लें तो ये आपके पास जो इसका आंसर बचेगा वो आएगा जी -1 प्लस √3 अयोटा/3 और -1 माइनस √3 अयोटा/3। तो ये आपके पास का आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर भी स्टॉप करते हैं तो भी आपका ओके है। ठीक है, और फिर हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, और वो क्या है जी हमारे पास। अब कहता है जी sin थीटा sin π/3 माइनस थीटा और sin π/3 प्लस थीटा, ये हमारे पास इक्वल है 1/4 sin 3 थीटा के। तो आपने प्रूव करना है। ओके, हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड से सोल्व करना शुरू करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में तो बच्चों सबसे पहले आप ये देखिए कि sin π/3 माइनस थीटा है, हम इसको सोल्व करते हैं। sin π/3 माइनस थीटा, तो π/3 बच्चों हमारे पास होता है 60, तो sin 60 माइनस थीटा। अब हमारे पास फार्मूला होता है, आपको मालूम है, sin अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ पर अल्फ़ा आप माइनस प्लस भी अगर कर दें तो हमारे पास sin अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है sin अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा sin बीटा, और यहाँ पर अगर प्लस हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है,
अब हमारे पास है जी अल्फ़ा की वैल्यू 660 है, बीटा की वैल्यू हमारे पास थीटा है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन 60 माइनस थीटा, तो साइन 60 कॉस थीटा माइनस कॉस 60 साइन थीटा। अब साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों हमारे पास √3/2 कॉस थीटा माइनस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 साइन थीटा। ओके हो गया। तो अब ये और जो अब ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब जो दूसरी वैल्यू है बच्चों हमारे पास उसको देखते हैं। तो दूसरी वैल्यू है जी बच्चों हमारे पास साइन 60 प्लस थीटा आ जाएगा। ठीक है, साइन 60 प्लस थीटा। अब यहाँ ये देखिए साइन 60 वही, क्योंकि अल्फ़ा है तो साइन 60 कॉस थीटा प्लस कॉस 60 साइन थीटा। अब साइन 60 की वैल्यू √3/2 कॉस थीटा ऐसे ही, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 साइन थीटा ऐसे ही आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमने वापस जो हमारे पास से ये जो है सवाल, ठीक है, जो कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, अब ये वाली वैल्यू और यहाँ पे और जो ये वाली वैल्यू है हमने इसको पुट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखिए ज़रा, साइन √3/2 कॉस थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा डॉट √3/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा। अब यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देखें तो ये देखिए ये a माइनस बी और ये a प्लस बी। ठीक है, हमारे पास फार्मूला होता है ना, आपको मालूम है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास फार्मूला ओपन है, ए माइनस बी ए प्लस बी, हमने इसे क्लोज करना है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये सारा ए है और ये सारा बी है। ठीक है, और ये √3/2 का स्केयर और कॉस का स्केयर, यानी ये आ गया ए का स्केयर, फिर 1/2 का स्केयर और साइन का स्केयर, ये सारा बी है। ठीक है, अब ये 2 अंडर से कैंसिल होकर रह जाएगा 3, 2 का स्केयर 4, साथ कॉस स्केयर माइनस 1/2 का आ जाएगा जी 1/4 का स्केयर और साथ आ जाएगा साइन स्केयर। अब यहाँ पर हम इसका लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो अब हमने इसका एलसीएम ले लेना है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। तो अब यहाँ पर जब हमने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम आ जाएगा नीचे 4 और ऊपर 3 कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। ठीक है ना, यहाँ पर आप इसको देखिए ज़रा। ठीक है, ये यहाँ पे ये 4 नीचे सेम है ना, तो 4 एलसीएम आ जाएगा और नीचे ये हमारे पास है जी कॉस स्केयर माइनस साइन स्केयर। ठीक है, अब कॉस के साथ 3 है तो 3 भी साथ रहेगा, नीचे सेम हो तो ऊपर वाला भी वैसे ही हम लिख देते हैं। ठीक है, तो अब ये 4 अगर बाहर आ जाए, 4 को हम अगर बाहर निकाल दें तो 4 बाहर जब हमारे पास आएगा तो हमारे पास बचेगा 1/4 साइन थीटा 3 कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। अब साइन स्केयर की जगह मैंने पुट कर दिया 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे पास होता है जी साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से साइन स्केयर की वैल्यू अगर हमने मालूम करनी हो तो कॉस दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो साइन स्केयर बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये और ये दोनों आपस में ऐड होकर 3 और 1 4 कॉस स्केयर थीटा -1 हो जाएगा। आप अगर इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा जी, ये साइन मल्टीप्लाई होकर 4 साइन थीटा कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन थीटा, और ये जो है ये आपके पास बराबर होता है साइन 3 थीटा के, ये साइन 3 थीटा के बराबर होता है। अब कैसे होता है ये भी ज़रा आप ध्यान से देखिए कि अब देखिए हमारे पास साइन 3 थीटा। अच्छा, ये वाला पार्ट आपने पेपर में नहीं करना, सिर्फ आपने याद रखना है कि ये चीज़ जो है साइन 3 थीटा के बराबर होती है। कैसे होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। साइन 3 थीटा इक्वल होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्यूब है तो क्यूब को मैं अगर ऐसे लिखूँ साइन स्केयर थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब साइन स्केयर थीटा की जगह आ जाएगा जी 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, तो साथ ये साइन थीटा ऐसे ही आ जाएगा। अब साइन थीटा अगर आप -4 और साइन थीटा को अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा जी -4 साइन थीटा, 1 से मल्टीप्लाई होकर -4 साइन थीटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 कोस से होगा तो 4 कोस स्क्वायर थीटा, साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा। अब यहाँ पर ये देखिए ये -4 साइन थीटा, ये +3 साइन थीटा, दोनों आपस में माइनस होंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा +4 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस वाला है, आप इसे पहले अगर लिख दें, ये माइनस वाला है आप इसे बाहर लिख दें तो ये आपके बनेगा 4 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा
ये बराबर है साइन 3 थीटा के। तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये इसलिए ये जो है ये 4 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा साइन 3 थीटा के इक्वल है। तो ये हमने यहाँ से मैंने आपको प्रूव करके भी बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर लेफ्ट साइड के बच्चों हमारे पास से क्वेश्चन नंबर है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास के अब हमारे पास से 3 वेक्टर हैं। तो क्वेश्चन में नाम नहीं है तो मैंने इनको नाम भी दे दिया u, v और w, ठीक है। तो u है i प्लस 2j प्लस p के, v है 3i प्लस pj प्लस 4k और जो w है वो है 2i प्लस 3j प्लस 4k। अच्छा, अब इसने कहा है जी ये आपस में कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब है कि इनका जो डी डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल है। तो आप p की वैल्यू मुझे मालूम करके दें, ठीक है जी। तो हमने इसको आई जे, अच्छा पे ये जो आई जे के मैंने ऊपर लिखा है ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ पर सारी आई की वैल्यू आएंगी, यहाँ पर जे की और यहाँ पर के की वैल्यू आपने लिखनी है, ठीक है। 1 2 p देखें, ये वहाँ पर 1 2 p फिर 3 p 4 और यहाँ पर 2 3 4 आपके पास आ गया। हम इसको एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r1। ये जो r1 है इसके हिसाब से मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो एक्सपेंड होता है तो आपको मालूम है कि यहाँ ऊपर साइन प्लस फिर माइनस और फिर यहाँ पे दोबारा प्लस होता है, ठीक है। अब प्लस माइनस प्लस तो प्लस 1। तो ये अब ये हमने इसके साथ एक्सपेंड किया तो अब ये कॉलम भी एक्सपेंड होगा तो हमारे पास बचेगा P434 हमारे पास आ गया है। फिर -2 तो ये एक्सपेंड होगा तो 3424 आ जाएगा। फिर प्लस p और फिर मेरे पास आ जाएगा 3p23 इक्वल टू 0 है। अब ये p 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4p माइनस 4 3 12 -2 4 3 12 आ जाएगा और फार्मूले का होता है माइनस और 2 4 8 आ गया हमारे पास। प्लस p और ये 3 3 9 माइनस 2p हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर ये 4p माइनस आ जाएगा तो 12p फिर 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 12 2 24 और ये माइनस मिलके प्लस 8 2 प्लस 16 आ गया है। अब प्लस p अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 9p माइनस 2p, p से मल्टीप्लाई होगा 2p का स्क्वायर हमारे पास आ गया है। अब आप इसको अगर सीक्वेंस से तरतीब से लिखें तो ये पी स्क्वायर पे पहले आएगा, फिर पी वाली वैल्यू आएंगी ये 4p प्लस 9p के बाद जो कांस्टेंट वैल्यू है -12 -24 और प्लस 16 हमारे पास आ गई हैं। अब इसके बाद है बच्चों आगे जी, इसके बाद है आगे ये, अब इनको ये -2p स्क्वायर ऐसे ही ये 9 और 4 ये आ गया प्लस 13p और ये 24 और ये दोनों माइनस के हैं, दोनों ऐड होकर 16 में से जब माइनस होंगे तो ये आ जाएगा -20 इक्वल टू 0। अब यहाँ शुरू में माइनस है तो माइनस को हम लेंगे कॉमन लेंगे माइनस, तो इन सब के साइन क्या हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस इस साइड पर आकर डिवाइड होगा तो माइनस हो जाएगा ख़त्म। मेरे पास आ जाएगा 2p स्क्वायर माइनस 13p प्लस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने इसके लेने हैं फैक्टर। तो फैक्टर मैंने आपको बताया है हम मालूम करते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है। कैलकुलेटर में आपने प्रेस करना है मोड, ठीक है। मोड के बाद 5 और 5 के बाद आपने प्रेस करना है 3 तो आपके पास आ जाएगा इक्वेशन। फिर आपने लिखना है 2 इक्वल -13 इक्वल 20 तो आपके पास दोनों फैक्टर आ जाएंगे। और अगर ये फैक्टर अगर फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है, तो आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो खैर मेरे पास फैक्टर आ गए -5 और -8। अच्छा, जो कैलकुलेटर में फैक्टर आते हैं ना, जो कैलकुलेटर में फैक्टर आते हैं वो आते हैं 5 और 8 सपोज। तो अब जब यहाँ पर आपने इनको लिखना है तो इन दोनों के साइन चेंज करके लिखने हैं, ठीक है। +5 है तो -5 +8 है तो -8p आ जाएगा प्लस 20। अब इन दो से आपने लिया कॉमन तो यहाँ से p कॉमन आया तो अंदर बचेगा 2p -5। यहाँ से आपने 4 कॉमन लिया -4 तो यहाँ पे बचेगा 2p, माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा -5, ठीक है। अब एक दफ़ा जो ब्रैकेट वाला है उसको लिखते हैं 2p -5 और दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला p -4। अब इन दोनों को बराबर करते हैं 0 के, ठीक है। ये दोनों 0 के इक्वल होंगे। अच्छा, अब जब ये 0 के दोनों इक्वल होंगे तो
मेरे पास पी का आंसर आ जाएगा -5 इस साइड पर आकर +5 2p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा डिवाइड, तो 5/2 आंसर आ जाएगा। -4 दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, तो ये मेरे पास पी का 5/2 और 4 आंसर आ गया है। फिर है जी नेक्स्ट कि हमारे पास जो एक पोलिनोमियल है x4 - 6x³ + 11x² - 6x, हमने इसको डिवाइड करना है पी एक्स को x-1 के साथ और इसकी सिंथेटिक डिवीजन करनी है। फिर पार्ट बी है कि जो रिजल्ट आएगा फिर उसको आपने आगे सोल्व भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले x-1 है तो x-1 = 0, तो -1 उस साइड पर आकर हो गया +1, तो x का आंसर आ गया 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। अब यहाँ देखिए x4 की वैल्यू 1 है, x³ की -6, x² की वैल्यू 11 और x की वैल्यू -6 और x के बाद होता है कांस्टेंट वैल्यू, वो नहीं है तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, दरमियान में भी अगर कोई वैल्यू ना होती, यहाँ पर सपोज x³ ना होता तो x² होता, तो x³ की वैल्यू की जगह आप 0 लिखते। ठीक है, आपने अपनी 4 जो है, अब पावर 4 है तो आपके पास 5 वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो खैर अब आपको सिंथेटिक डिवीजन करनी आती होगी बच्चों कि ये जो पहली वैल्यू है ये एज इट इज़ नीचे आ जाती है, फिर बाद इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1, तो -6 में से 1 गए तो -5, फिर -5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा नीचे -5, तो 11 में से -5 गए तो ये आ गया 6, फिर 6 1 6 आ जाएगा, तो 6 में से 6 गए 0, फिर 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो 0 में से 0 गए तो 0 आ गया। अब ये आपके पास आ गया रिमाइंडर और ये आपके पास अब बच गया क्वोशंट। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर मेरे पास x4 था, एक वैल्यू रिमाइंडर हो गई तो पीछे मेरे पास x³ बचेगा। ठीक है, तो अब इनको आपने, ये x³ आ जाएगा, ये x² आ जाएगा और ये आ जाएगा x और ये आ जाएगी आपके पास कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया x³ - 5x² + 6x + 0। अब ये जो है 0 हो जाएगा ख़त्म और इनसे जो है वो x को ले लेंगे कॉमन, x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x² - 5x + 6 = 0। ठीक है, अब ये इक्वल टू आपके पास हो गया 0। जब ये आपके पास 0 हो गया तो एक दफ़ा जो x है ये 0 के बराबर हो जाएगा और एक दफ़ा ये जो है x² - 5 है + 6 ये 0 के इक्वल हो जाएगा। एक x का आंसर 0 आ गया। अब ये जो वैल्यू है हम इसके लेंगे फैक्टर, तो हमने इसके फैक्टर लिए -3 - 2 फैक्टर आ गए। ठीक है, इन दो से कॉमन लिया, x कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा x - 3 और इन दो से जब -2 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया -3। ठीक है, तो अब एक दफ़ा ब्रैकेट वाला x - 3 इसको 0 के बराबर होगा क्योंकि ये सारा 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला x - 2 = 0, -3 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा 3 और -2 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से x जो है इसका आंसर आ गया आपके पास, एक ये 0, एक ये 3 और एक ये 2। तो ये आपने इसको जो पार्ट बी है वो भी सोल्व कर लिया है। अब जो इसका है नेक्स्ट पार्ट उसकी तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों इसका कि हमारे पास है जी y = -4 cos 7x - पाई। ठीक है, आपने रेंज, पीरियड, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो एम्पलीट्यूड सिंपल बच्चों, यहाँ पर जो कॉज के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है ये आपके पास एम्पलीट्यूड होता है और इसका मोड होता है। तो -4 का मोड आपके पास आ गया 4, तो ये आपके पास इसका एम्पलीट्यूड आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ना अगर शुरू में सपोज ये लिखा होता 2 + 4 तो ये 2 नहीं बल्कि ये 4 कॉज या 4 साइन होता, तो यहाँ पर जो साइन और कॉज के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है ये आपका एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड आ गया। पीरियड होता है, आपको मालूम है कि ये कॉज है तो कॉज का पीरियड होता है 2π और डिवाइडेड बाय ये जो यहाँ पर x के साथ वैल्यू होती है ये वैल्यू आप नीचे डिवाइड कर देनी होती है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है तो 2π अवर वो वैल्यू आ जाएगी। जहाँ 7 है तो 2π अवर 7 ये आपका पीरियड आ गया है। रेंज, तो रेंज वैसे कोड की होती है -1 से +1 तक, मगर यहाँ पर अब जो एम्पलीट्यूड आपके पास है 4 तो ये 4 अब इस रेंज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो भी एम्पलीट्यूड होगा, अगर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई होगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो यहाँ पर ये आपके साथ ये इस रेंज के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, तो 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 थे तो -4, 1 से होगा तो +4, ये आपके पास की रेंज आ गई है। ठीक है बच्चों,
अब इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम होती है? फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों हमारे पास ये जो एक्स के साथ नंबर है, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन, ये जो एक्स के साथ नंबर है, इस नंबर के साथ आपने 2 पाई को डिवाइड करना होता है। अब ये कि कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है होती है हमारे पास 1/t के इक्वल, ठीक है। टी जो है ये पूरा साइकिल, तो वो होता है 2 पाई। तो ऊपर है 7, तो 7/2 पाई आ जाएगी। और अगर नहीं तो हमारे पास जो दूसरा एक और तरीका होता है डब्ल्यू इक्वल टू, यानी ये डब्ल्यू नहीं, ये होता है ओमेगा, ठीक है, इक्वल टू 2 पाई एफ के इक्वल होता है। अब ये जो ओमेगा है ये वाली वैल्यू होती है ये जो एक्स के साथ होती है, ठीक है ये। अच्छा, अब ये इसकी जगह आ जाएगा जी आपके पास 7 और फिर इक्वल टू 2 पाई एफ। तो अब ये 2 पाई इस साइड पर आकर हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको मालूम कर सकते हैं। और इसके बाद है जी बच्चों हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो है जी हमारे पास 5th टर्म है यानी A5 15 है, और 12th टर्म है यानी A12 50 है। हमने कॉमन डिफरेंस यानी D मालूम करना है और A1 यानी फर्स्ट टर्म मालूम करनी है। तो A5 का मतलब है बच्चों A1 + 4D, और A12 का मतलब है A1 + 11D। A5 की जगह आ गया 15, फिर ये A1 + 4D ऐसे ही रहेगा, ये इक्वेशन हो गई 1। फिर A12 की जगह आ गया 50 और A1 + 11D ऐसे ही रहेगा। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 50 इक्वल टू 11 A1 + 11D, और ये 15 इक्वल टू A1 + 4D। अब इन दोनों को हमने किया है सब्ट्रैक्ट, तो नीचे साइन चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस में 50 में से 15 माइनस हुए तो ये 35 आ गया, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। 11 में से 4 गए तो ये आ गया 7D। अब ये 7D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो 35/7 इक्वल टू 5, तो डी का आंसर आपके पास आ गया 5। अब ये जो है पुट D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 है इसमें D की वैल्यू हमने पुट कर देनी है, ठीक है। तो D की वैल्यू पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 में D की वैल्यू पुट की तो 15 इक्वल टू A1 + 4D आ गया हमारे पास, ठीक है। 4D की जगह आ गया 5, तो 5 4 20 + 20 साइड पर आएगा जो हो जाएगा -20, तो -20 + 15 जो ये तो A1 का जो है फर्स्ट टर्म वो आ गया आपके पास -5, ठीक है। तो यहाँ से ये आपने इसको मालूम कर लिया है। और फिर है जी बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है कि अब है जी नेक्स्ट हमारे पास है 1A² 1B² 1C² हमने प्रूव करना है B - A, C - A और C - B। तो सबसे पहले हमने R2 - R1 और R3 - R1 का करते हैं ताकि यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाए, ठीक है। 0 बनाते हैं, तो अब जो तब्दीली है वो R2 और R3 में होगी, तो सबसे पहले आपने R1 को लिखना है। R1 में कोई तो तब्दीली नहीं है, वो वैसे ही आ जाएगी 1A²। अब ये इसमें से माइनस होगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पे B - A, यहाँ पे B² - A² हो जाएगा। फिर ये जो है R3 - R1, तो अब R3 में तब्दीली होगी, तो ये 0 C - A, तो यहाँ पर आ जाएगा C² - A², ठीक है ना। ये C², ये -A² आ जाएगा। अब ये जो है B² - A², तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो इसकी B² - A² की जगह हमने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में। नीचे C² - A² को भी एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर ये देखिए, तो अब ये देखिए B - A और B - A, C - A दोनों रोज़ में मौजूद है सेम नंबर, तो हम लेंगे टेकिंग कॉमन B - A फ्रॉम R2 से B - A को कॉमन लेंगे, और R3 से हम लोग C - A को कॉमन लेंगे। ओके, C - A दोनों में से कॉमन आ गया, B - A और C - A आ गया कॉमन। तो अब यहाँ से ये कॉमन आ गया तो उसकी जगह रह गया 1, यहाँ से ये माइनस वाला कॉमन हो गया तो यहाँ रह गया प्लस वाला, यहाँ से ये C - A का कॉमन तो उसकी जगह रह गया हमारे पास 1, और यहाँ से C - A बाहर हो गया तो हमारे पास रह गया C + A। अब हम लोग R3 में से R2 को माइनस कर देंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पे भी हमारे पास 0 आ जाए। यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 0, और यहाँ पर ये देखिए R3 लिखा हुआ है,
तो R3 की वैल्यू हमारे पास है जी C प्लस ए, तो यहाँ आ जाएगा C प्लस ए, आगे माइनस है, माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस बी माइनस ए, ये माइनस ए प्लस ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास रह जाएगा यहाँ पे C माइनस ए और यहाँ आ जाएगा 0। तो ये आगे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, ये ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0, तो ये माइनस ए प्लस ए आपस में कैंसिल होकर ये आपके पास रह गया C माइनस ए, और जो B माइनस ए C माइनस ए है ये बाहर कॉमन वैसे ही है। अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू C1 के हिसाब से हमने इसको एक्सपैंड किया, तो यहाँ पर C1 की वैल्यू है 1, ठीक है, और फिर हमारे पास वैल्यू बचेगी 1 B प्लस ए 0 और C माइनस ए। अब ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, बाकी ये 0 तो आगे जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी 0 ही आएंगी, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा C माइनस बी माइनस 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे C माइनस बी 1 से मल्टीप्लाई होगा C माइनस बी आ जाएगा, और साथ ये जो कॉमन वैल्यू थी B माइनस ए C माइनस ए, तो ये हमने प्रूव कर लिया है, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है, B माइनस ए C माइनस ए और C माइनस बी। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी तरफ मूव करते हैं बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट बच्चों आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर। तो अब फर्स्ट जो ड्रॉप है, जो हाइट थी, जिस हाइट से हमने बॉल को ड्रॉप किया वो है 50 मीटर, और रीबाउंस होकर वो जो बॉल वापस आई तो वो 80% ऑफ प्रीवियस जो है हाइट के वो बॉल वापस आई। तो टोटल डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो रीबाउंसिंग हाइट हमने मालूम करनी है। तो अब रीबाउंसिंग तो टोटल हाइट है 50, रीबाउंस हुई 80%, तो अब 80% होता है 80 डिवाइडेड 100 तो 0.8, तो 0.8 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 40 मीटर। फिर नेक्स्ट जो होगी वो 40% के हिसाब से होगी, तो नेक्स्ट रीबाउंसिंग हमारे पास आएगी 0.8 मल्टीप्लाई 40 तो 32% आ गई। तो यहाँ से हमारे पास अब जो है ए हमारे पास आ गया 40, ठीक है, और जो आर है यानी तो वो हमारे पास आ गया 0.8, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला होता है S इक्वल टू A/1 माइनस आर। ए हमारे पास 40 और आर है 0.8, तो हमने इसकी जगह पुट किया 0.8, 1 माइनस 0.8 तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 0.2, तो 40 डिवाइडेड 0.2 तो S आपके पास आ गया 200। तो अब आपने मालूम करना है टोटल डिस्टेंस। क्या मालूम करना है? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा ये जो एक्चुअल हाइट है, एक्चुअल हाइट प्लस 2S, तो एक्चुअल हाइट 50 प्लस 2 और S की वैल्यू 200, तो 202 से मल्टीप्लाई होगा 400 प्लस 50 तो 450, ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि टोटल डिस्टेंस उसने इतना कवर किया है। तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। और फिर है जी नेक्स्ट है जी बच्चों हमारे पास यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हमारे पास है 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n का क्यूब इक्वल टू n प्लस 1/2 इनका होल स्क्वायर। तो अब मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए सबसे पहला हमारे पास होता है बेस स्टेप। बेस केस होता है जिसमें हम n की जगह पुट करते हैं 1, तो n की जगह आएगा 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में n क्यूब है मेरे पास, ठीक है, ये n क्यूब है, तो इसकी जगह 1 आएगा तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। तो राइट हैंड साइड पे मेरे पास है n प्लस 1/2 इनका होल स्क्वायर, तो n की जगह आएगा 1, तो यहाँ भी n की जगह आ गया 1, तो 1 प्लस 1 ये बनेगा 2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड। जब स्टेप 1 आपके पास इक्वल हो जाए फिर हमारे पास स्टेप 2 शुरू होता है, इंडक्टिव स्टेप। तो इसमें क्या होता है कि हम ये सपोज करते हैं कि स्टेटमेंट n इक्वल टू k, अगर n की जगह k पुट किया जाए तो स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? ट्रू होगी। तो सिंपल ये जो n है, ठीक है, हमारे पास ये जो n है ऊपर सवाल में, इस n की जगह आपने k पुट करना है, ठीक है। तो आपने उस n की जगह k पुट किया, तो आपने जब उस n की जगह k पुट किया तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है तो ये आ गया जी k क्यूब इक्वल टू k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि n की जगह आपने पुट कर दिया है k। तो हम जब ये पुट करने के बाद फिर हम ये लिखते हैं जी प्रूव दैट इट्स ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो अब मेरे पास यहाँ पर है जी k, यहाँ पर क्या है मेरे पास बच्चों? क्यूब है, तो अब k प्लस 1 का होल क्यूब मैं दोनों तरफ ऐड कर दूंगा, ठीक है, ये याद रखिएगा
कि या इसके बाद यहाँ पर जो जो भी पावर है, जो भी वैल्यू है, अब यहाँ पर एक k+1 उसका होल क्यूब लेकर इसे आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। ठीक है, तो एडिंग k+1 होल क्यूब बोथ साइड। तो अब जो बोथ साइड पर आपने k को ऐड करना है, ये आपने याद रखना है कि ये वाली जो k वाली आपके पास वैल्यू है इसमें आपने ऐड करना है। ठीक है, तो इस k वाली वैल्यू में मैंने इसको ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पर ये k+1 का होल क्यूब इस साइड पर भी आ गया, k+1 का होल क्यूब इस साइड पर भी आ गया। इस साइड को फिलहाल आपने छोड़ दे देना है। यहाँ पर आपने अब इसको सोल्व करना है। यहाँ पर k+1 का बाई 2 का होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर k+1 का क्यूब है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना अगर आप इन दोनों का स्क्वायर लें तो k का स्क्वायर, k+1 का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर भी आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर k+1 का होल क्यूब। अब ये देखिए k+1 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से k+1 का होल स्क्वायर आपने ले लिया कॉमन लिया, तो अंदर आके बस बचेगा k स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर और प्लस k+1 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर अब ये आप अगर ध्यान से इसको देखें तो यहाँ पर है जी, ये आपके पास 2 का स्क्वायर क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 आता है। यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 है, तो अब ये 4 1 यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा 4। तो अब तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4, तो ये आपके पास फार्मूला बंद होता है k+2। ठीक है, k+2 का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपके पास ये बंद हो जाएगा और नीचे जो है आपके पास ये 4 रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये यहाँ तक ये आप k+1 और k+2 का होल स्क्वायर जो आपके पास यहाँ तक ये हो गया है, तो ये आपके पास नीचे आपने लिख देना है कि हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी सब के लिए ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। ओके हो गया बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और फिर जो है नेक्स्ट उसकी तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों Z1 है मेरे पास 10 cos 100 प्लस अयोटा साइन 100 और Z2 है 5 cos 40 प्लस अयोटा साइन 40। आपने इसको पोलर फॉर्म में ही लिखना है और आपने Z1 Z2 और Z1 और Z2 मालूम करना है। ओके, तो अब ये कैसे मालूम होगा? अब देखिए मेरे पास हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रूव है, रूल्स हैं कि Z1 डॉट Z2 हो तो हमारे पास ये R1 और R2 cos Q θ1 प्लस θ2 प्लस अयोटा साइन θ1 प्लस θ2 के इक्वल होता है। फिर Z1 और Z2 हो तो ये R1 और R2 cos θ1 माइनस θ2। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो थीटे जो एंगल आपस में प्लस हो जाते हैं, डिवाइड हो रहे हो तो एंगल आपस में माइनस हो जाते हैं, बाकी सारा फार्मूला वही रहता है। ये दो फार्मूले आपने याद करने हैं। अब Z1 डॉट Z2 मालूम करना है, तो अब देखिए R1 की वैल्यू है जी मेरे पास 10 और R2 की वैल्यू है 5, हमें उसने दे दी है। ओके हो गया, तो 10 मल्टीप्लाई 5 फिर कॉज, अब यहाँ पर देखिए θ1 100 है और θ2 40 है, तो 100 प्लस 40 प्लस अयोटा 100 प्लस 40, तो 10 5 50 कॉज 140 प्लस अयोटा साइन 140 आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है, और नीचे अगर आप देखें तो Z1 और Z2 तो R1 और R2 तो 10/5, फिर कॉज θ1 आपको मालूम है कि वो है मेरे पास 100 और ये आपस में डिवाइड हो रहे हो तो ये होता है माइनस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100 माइनस 40 प्लस अयोटा साइन 100 माइनस 40, तो 100 में से 40 माइनस हुए तो कॉस 60 प्लस अयोटा साइन 60 और ये हो गया 2। ठीक है, तो ये आपने इसको प्रूव कर लिया है। तो यही आपने पोलर फॉर्म इसकी बनानी थी, आसान सा क्वेश्चन था। फिर है जी बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास फोर्स है 6i प्लस 8j प्लस 4k और जो दो पॉइंट्स हैं A और B। आपने सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है यानी D, और फिर आपने वर्क मालूम करना है। D मालूम होगा AB तो यानी B माइनस A, तो 4 माइनस 1 ये आ जाएगा I, 6 माइनस 2 ये आ जाएगा J और 5 माइनस 3 ये आ जाएगा K। 4 में से 1 गए 3i, 6 में 2 गए 4j और 5 में 3 गए 2k आपके पास आ गया है। वर्क डन मालूम करना है तो वर्क का फार्मूला होता है F डॉट डी। तो ये आपने F का जो वैल्यूज है वो लिखी, जो D की है वेक्टर्स वो आपने यहाँ पर लिख दिए। अब डॉट में ना I से मल्टीप्लाई होता है, J से होता है और K से होता है।
तो 6 3 ज़ा 18, 8 4 ज़ा 32 और 4 2 ज़ा 8। तो इन सबको आपने ऐड किया तो 58 यूनिट वर्क आपके पास आ गया है। तो यही आपने प्रूव करना था। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है लेफ्ट साइड का कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 है, y प्लस जेड इक्वल टू 2 है और z इक्वल टू 2 है। हमने इसको के क्रैमर रूल से सोल्व करना है। तो क्रैमर रूल में सबसे पहले मैट्रिक्स बनेगा a, और a में ये जो कोफिशिएंट होते हैं इनके वो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब x प्लस वाई प्लस जेड इनके कोफिशिएंट है 1 1 1। अब यहाँ पर ना दूसरी जो इक्वेशन है इसमें आप देखें x नहीं है तो उसकी जगह आ जाएगा 0, फिर y की जगह 1 और z की जगह 1 आ जाएगा। फिर जो थर्ड इक्वेशन है इसमें आप देखें y और x दोनों नहीं है तो उन दोनों की जगह 0 और आ गया 1। फिर एक और मैट्रिक्स बनाना होता है हमने b, जिसमें हमारे पास ये जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, वो हमने यहाँ पर लिखनी है। फिर अब हमने क्रैमर रूल से सोल्व करना है। तो क्रैमर रूल में जो x होता है वो हमारे पास इक्वल होता है ax का मोड अवर जो है a का मोड या d डिटर्मिनेंट, y है a y का डिटर्मिनेंट अवर a का डिटर्मिनेंट, और जो z है वो बराबर होता है a z अवर जो है a का डिटर्मिनेंट। अब सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, फिर a x a y और a z को मालूम करेंगे। सबसे पहले आप देखिए a का डिटर्मिनेंट है तो मैट्रिक्स से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब एक्सपैंड विद रिस्पेक्ट टू C1, अब यानी कॉलम 1 के हिसाब से हम इसको एक्सपैंड करेंगे। तो कॉलम 1 में यहाँ पर होता है हमारे पास प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे पहली वैल्यू प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो यहाँ पर आएगा +1। फिर अब एक्सपैंड का मतलब है कि अब ये कॉलम और ये कॉलम जो है हमारा हो जाएगा ख़त्म, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 1 1 0 1 1 1 0 1। और आगे ना आप ये देखें कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो वो हमें सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर डिटर्मिनेंट आपको मालूम है कि ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 0, फिर 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 1। और अब फिर हमने मालूम करना है ax। तो ax बच्चों कैसे मालूम होता है कि जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम की जगह आपने b की वैल्यू लिख देनी है। तो b की वैल्यू थी 3 2 2, वो हमने लिख दिया है। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है। तो अब यहाँ देखिए कि अब C2 को अगर आप ध्यान से देखें तो C2 में हमारे पास एक 0 मौजूद है, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू C2। तो हमने इसको C2 के साथ एक्सपेंड किया, तो यहाँ पर होता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर जब नेक्स्ट कॉलम आता है तो फिर शुरू हो जाता है माइनस प्लस और माइनस से, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने इसको एक्सपेंड किया विद रिस्पेक्ट टू C2, तो C2 में है -1, तो -1 और ये जो है हमारे पास ये कैंसिल हो गए, तो बचा 2 1 2 1, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप देखें तो इसमें ये जो है +1 भी मौजूद है, तो +1 के साथ जब हम इसको लिखेंगे तो ये कॉलम और ये जो रो है ये हो जाएगी ख़त्म, तो बचेगा 3 1 2 1, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो -1 2 1 ज़ा 2, -2 1 ज़ा 2, तो यहाँ से ये 2 में से -2 होंगे तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 और 2 1 ज़ा 2, तो 3 में से 2 जो जाएंगे तो ये आ जाएगा 1, तो 0 + 1 ये आपके पास आ जाएगा 1। तो ax का जवाब जो है वो आपके पास आ गया है 1। अब हमने मालूम करना है ay जो है बच्चों के, अब दूसरे कॉलम की जगह आपने b की वैल्यू को पुट करना है। तो आप कॉलम 1 को देखिए तो इसमें 2 0 हैं, तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू C1। तो C1 के साथ जब ये एक्सपेंड होगा तो हमारे पास ये आएगा फिर +1, और जब ये +1 आएगा तो ये और ये कैंसिल, तो बचेगा 2 1 2 1, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2, फार्मूले का माइनस, फिर 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 - 2 ये आपस में कैंसिल, तो जवाब आ जाएगा 0। और इसके बाद है जी बच्चों, अब हमने मालूम करना है AZ। तो AZ का मतलब है बच्चों के अब तीसरे कॉलम की जगह आपने b की वैल्यू को पुट करना है। तो अब हमें इसको एक्सपेंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू C1। तो C1 के साथ जब ये एक्सपेंड होगा तो ये और ये हो जाएगा ख़त्म, तो हमारे पास बचेगा 1 2 0 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 2 ज़ा 2 और 0 2 ज़ा 2, तो ये मेरे पास ये 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। तो अब इसके बाद हमने मालूम अब करना है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू होती है ax का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। ax का जवाब भी 1 है और a का भी 1 है, तो इसका जवाब आ जाएगा 1। और y मालूम करना है, तो a व y का जवाब है 0 और 1 0 आ जाएगा।
और z के लिए z का जवाब था 2 और 1, तो यहाँ पर ये 2 1 से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 2। मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।